Good morning, student. So today we start a new chapter, that is Principle of Inheritance and Variations. So you know that the living beings produce offsprings of their own kinds. तो जैसे पेरेंट्स होते हैं उन्हीं की तरह के वही स्पीशीज सेम उनके आगे ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होते हैं. बट वी आर नॉट द सेम ऑफ आवर पेरेंट्स. हम बिल्कुल कॉपी नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स की. सो वी शो सम वेरिएशंस. कुछ वेरिएशंस भी होती हैं. वी आर नॉट द कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स. So there are different terms. First are the inheritance. Inheritance means the process by which trait pass from parent to the progeny. तो वो प्रोसेस जिससे करेक्टरिस्टिक पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी. आईज, नोज, ऑल द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, स्किन कलर. सो these are the basis of the heredity. It termed as inheritance. Second is the variations. Variations means the degree by which progeny differ from their parents. कि हम अपने पेरेंट्स से कितना अलग हैं. जेनेटिक्स. जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है इनहेरिटेंस और वेरिएशंस, यानी कि कितने % करेक्टरिस्टिक्स हमारे अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं और कितने हम उनसे क्या है, वेरिड है, हम उनसे डिफरेंट है. सो दैट इज द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स. सो इट स्टडी ऑल अबाउट द जीन्स. सो इसके ऊपर सबसे पहले जिन्होंने स्टडी करी थी दैट इज द मैंडल, जॉर्ज जॉन मैंडल. ही इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ द जेनेटिक्स, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लॉज ऑफ इनहेरिटेंस डेवलप किए थे. इन्होंने जिस पर स्टडी किया था दैट इज द पाइसम सैटिवम, कॉमन नेम पी प्लांट जिसे हम कहते हैं. आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, दैट इज द पाइसम सैटिवम. तो 7 ईयर्स तक उन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया, 1856 to 63. देखो, जब भी आपको इनहेरिटेंस की बात करनी है तो आपको जनरेशन टू जनरेशन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा. एटलीस्ट 7 जनरेशन्स को जरूर आपको स्टडी करना पड़ेगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी ही मेक द लॉज ऑफ द इनहेरिटेंस. सो एक टर्म यूज होती है ट्रू ब्रीडिंग लाइन. ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स मीन्स अगर सेम करेक्टर काफ़ी जनरेशन्स तक सेम करेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता रहे, दैट इज द ट्रू ब्रीडिंग लाइन. मीन्स द कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन एंड शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस इन एक्सप्रेशन फॉर द सेवरल जनरेशन. सेवरल जनरेशन तक सेम करेक्टर डेवलप होता चला जा रहा है, दैट इज द ट्रू ब्रीडिंग लाइन. नाउ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए, देखो आप इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद, वाई ही सिलेक्टेड द पी प्लांट. कोई भी प्लांट सिलेक्ट कर सकते थे, कोई भी एनिमल सिलेक्ट कर सकते थे, बट वाई ही सिलेक्टेड द पी प्लांट. फर्स्ट द पी प्लांट इज अवेलेबल इन लार्ज स्केल, हमें ईजिली अवेलेबल है पी प्लांट. इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, मीन्स मेल और फीमेल दोनों सेम पर ही है. एनुअल प्लांट विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल, मीन्स 5-6 महीने में ही आपको उसका सारा प्रोसेस, उसके ऊपर सीड भी बन गए और फ्रूट भी डेवलप हो गया, फिर नेक्स्ट जनरेशन भी स्टार्ट हो गई. ईजिली रेज्ड एंड मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा आपको उसको कुछ टेम्परेचर या इस तरह की प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है. एंड द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर. कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मीन्स जो करेक्टर है वो हम ईजिली उनको देखकर भी क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एक वाइट फ्लावर है तो दूसरा फ्लावर कौन सा है, पर्पल कलर का. तो 2 तरह की स्पीशीज होगी, एक वाइट फ्लावर वाली, एक पर्पल. और अगर ऐसा हो कि लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल. So the question is what are the characters he take? तो 7 contrasting characters टेबल आपकी बुक NCERT में भी गिवन है. You should have to learn this table क्योंकि इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं. तो करेक्टर लिया उसने, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेम की हाइट. स्टेम की हाइट 2 तरह की हो सकती है. टॉल है तो डोमिनेंट करेक्टर है, और डार्फ है, छोटी हाइट है, तो दैट इज द रिसेसिव करेक्टर. सो दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर. whether it is tall, whether it is dark. कोई भी मिड का करेक्टर नहीं है, ठीक है, या तो टॉल है या तो फिर डॉर्फ है. इसी तरह से फ्लावर कलर या तो वॉयलेट है या तो फिर वाइट है. वॉयलेट डोमिनेंट कलर है, वाइट रिसेसिव कलर है. डोमिनेंट और रिसेसिव की टर्म्स आपने 10th क्लास में भी की हुई है. डोमिनेंट करेक्टर वो होता है जो करेक्टर आपको शो हो रहा है, दैट इज द डोमिनेंट करेक्टर. और रिसेसिव वो होता है जो
दोनों जीन्स जब उसमें रिसेसिव ही होंगे तब वो अपने आप को शो कर पाएगा, और डोमिनेंट एक की प्रेजेंस में भी शो कर पाता है। वो आप अगले टॉपिक में हम जब करेंगे क्रॉसेस तब आपको समझ आएगा। थर्ड लिया फ्लावर की पोजीशन, वेदर द एक्सियल और द टर्मिनल, पोड शेप फुल और कंस्ट्रिक्टेड, पोल कलर ग्रीन और येलो, सीड शेप राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर येलो और द ग्रीन। तो दैट आर द 7 contrasting character and you should have learned. Now the procedure, how he crosses the pea plant and make the laws. So first of all he take parent as a tall plant. मैं आपको क्रॉस के थ्रू शो कर रही हूँ क्योंकि एट अ टाइम हम एक ही करेक्टरिस्टिक को ले रहे हैं, दैट इज द टॉलनेस, हाइट को ही ले रहे हैं, इसीलिए हम इस क्रॉस को क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सो पेरेंट लिया हमने टॉल और डाफ, उसके गैमीट्स बने, 2 गैमीट्स बनेंगे। ये क्रॉस आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है। F1 जनरेशन, फर्स्ट को थर्ड से, फर्स्ट को फोर्थ से, सेकंड को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से। सो ये सब आपको क्या दिखाई देंगे, क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर अपने आप को शो करेगा। सो ऑल सीन टॉल, सभी टॉल होंगे F1 जनरेशन में। लेकिन जब हम F1 को F1 के साथ करेंगे, इसको सेम एज अ पेरेंट लेंगे, तब जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो 2 तरह के गैमीट्स हैं, एक कैपिटल T, एक स्मॉल t, और जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 3 टॉल आपको दिखाई देंगे और एक क्या दिखाई देगा, डाफ दिखाई देगा। सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ द F2 जनरेशन। जो चीज हमें दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 टॉल है और 1 डाफ है। जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो मतलब एक्चुअल रेशियो क्या है, एक टॉल का मतलब प्योर टॉल हमारे पास एक ही है, 2 क्या है, टॉल तो है लेकिन वो क्या है, हाइब्रिड टॉल है, टी, एक टॉल और एक डाफ का करेक्ट, और तीसरा डाफ। सो दैट इज द रेशियो जीनोटिपिक। एक्चुअल जीन का कॉम्बिनेशन क्या है, एक्चुअल जीन है कि एक होमोजाइगस टॉल है, 2 हेट्रोजाइगस टॉल है, एक होमोजाइगस डाफ प्लांट है। तो यही क्वेश्चन आपको परसेंटेज के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं कि कितने % टॉल प्लांट्स हैं। तो अगर हम टॉल देखें तो 3:1 की रेशियो है, तो 75% टॉल प्लांट है और 25% डाफ प्लांट है। और अगर आपको इसके बेस पर, रेशियो के बेस पर पूछ लिया जाएगा कि होमोजाइगस टॉल कितने हैं और हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं, तो होमोजाइगस प्योर टॉल हमारे पास 25% है, और ये 2 है तो इसलिए 50% हाइब्रिड टॉल है, और एक 25% हमारे पास प्योर डाफ है। तो जब हमने 1 सिंगल कैरेक्टर को लिया तो हम इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम डबल कैरेक्टर को लेंगे देन इट इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस को हम एक पनेट स्क्वायर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो दैट इज द पनेट स्क्वायर मीन्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स ले लेने हैं, जैसे हमने यहाँ पे शो किया है F1 सेल्फ का। तो ये F1 सेल्फ के गैमीट्स हैं, ये मेल ये फीमेल, और अगर हम इसको करें तो ये सेम आंसर आया, 1 2 3 टॉल है और एक डाफ है। ये केवल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। सो दैट इज बाय द पनेट स्क्वायर। तो आज जो हमने टॉपिक किया कि मेंडल ने पी प्लांट को किस लिए लिया और क्या कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है और कैसे उसने अपने इस क्रॉस को मेंटेन किया, परफॉर्म किया। तो जो हमने आज क्रॉस किया है दैट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इसको हम पनेट स्क्वायर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So on the basis of this topic, I give you an assignment and you have to complete it in your notebook. Your notebook should be maintained with their assignment timely so that I can check.